बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत मेरे ख्याल में अच्छा आज मूड है तुम्हारा, बहुत लग रहा है आज एंजॉय करती हुई मौसम को, अच्छा, सारे सफर को। हाँ चले, अच्छी बात है। अगर अच्छा मूड इसलिए भी अच्छा है कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे आ रहा है ना, तो फ्राइडे को वैसे ही बंदा थोड़ा एनर्जाइज होकर आता है कि 2 छुट्टियां आ रही हैं। चलो वेरी गुड। मेरे ख्याल में उम्मीद है हरमीत भी इसी ख्याल से बहुत मूड में बैठा होगा। हरमीत, हेलो, कैसे जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बड़े रोमा वैसे बड़ी शुरुआत में बड़ी फ्रेश लगी, तो बाजी आपने सही कट मारा। छुट्टियां हैं तो रिलैक्स हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि अभी काफ़ी सारे प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करने हैं। तो हाँ, रिलैक्सेशन तो खैर होती है, थोड़ा सा मतलब 2 छुट्टियां आ जाती हैं, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ये रेगुलर जो है उठना, सुबह उठना मुश्किल भी हो जाता है ना कभी कभार। बिल्कुल ठीक है, वाकई मतलब एक रूटीन जो मोनोटोनस सी हो ना, तो इंसान कभी कभी उससे फेड अप भी होने लग जाता है। हाँ, लेकिन चले, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ फौरी तौर पे, बगैर किसी इंतजार के, आज का रन डाउन। आज का रन डाउन होगा। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज होगा, जिसमें हम बेशुमार इंटरेस्टिंग खबरें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान से मिलवाएंगे जिन्होंने OA लेवल्स में नुमाया कारकर्दगी हासिल की है। नौजवान जो होंगे वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। फिर खूबसूरत और भारी भरकम बैल जो है इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हैं, 2 बैल। एक का जो वजन है वो कोई 48 मन वजनी एक बैल है, दूसरा कोई 55 मन वजनी है, और ये लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट हमारे पास है, वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर हम फैशन डिज़ाइनर को आज शो में इनवाइट करेंगे, क्योंकि ईद है और ईद पर इस दफ़ा के ट्रेंड्स क्या हैं, कलर्स कौन कौन से इन है, फैब्रिक कौन सा चल रहा है, इस पर फैशन डिज़ाइनर हमें मज़ीद गाइड करेंगे। फिर ईद पर बलूचिस्तान की सकाफत, खूबसूरत रंगों से बलोची वास्केट जो है वो बनाई जाती है, जो नौजवान बलोची हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इन वास्केट्स की जो मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। इस पर भी हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का जो दंगल है वो 25 जुलाई को सजना है। देखना यह है कि कौन सी पार्टी इस दफ़ा वहाँ पर मैदान मारती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मियाँ हबीब हमें शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले डेली डोज की तरफ आते हैं, और सबसे अहम खबर जो आज की वो ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बजट पर काम करने वाले जितने भी अफसरान थे, मुलाजमीन थे, उनको उनकी 6 तनख्वाहों के बराबर जो है वो एजाज़िया दिया है। 26 करोड़ की रकम थी जो कि इन मुलाजमीन में तकसीम की गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि FBR ने आज मतलब इस टाइम से पहले कभी इतनी रकम जो थी वो मुलाजमीन में तकसीम नहीं किया। तो मतलब मसला यह है कि दिन रात का काम होता है बजट तैयार करना, और बहुत ही बारीक बीनी से उसको, चूंकि फिगर्स है ना, मैं तो अपने घर का बजट नहीं मुझसे तैयार होता, तो पूरे मुल्क का बजट तैयार करना होता है। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से अगर उनको पैसे दे दी जाए तो अच्छा है। मतलब यह है कि बेचारे एप्रिसिएशन उनको मिल जाएगी। हाँ, कितने महीने उन्होंने दिन रात लगाए होंगे, और हकीकत यह है कि जरा सी गलती जो है वो बहुत बड़ा ब्लंडर पैदा कर सकती है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में अप्रिशिएबल है, तारीफ के काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली स्टोरी ये है कि जनाब माहिरीन ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो इंसानी पसीने को जमा करके उससे बिजली जो है वो तैयार करती है। ये डिवाइस जो है वो उंगली पर चिपका दी जाती है, उसके बाद जो स्वेटिंग होती है, केमिकल्स जो होते हैं उसको वो कलेक्ट करती है और उससे बिजली बनाती है। मतलब कोई ऐसी टेक्निक है जिससे ये बिजली बनाई जाती है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो बिजली बनती है ये स्मार्टफोन्स और इसके साथ जितनी भी दीगर डिवाइसेस होती हैं उनको चार्ज कर सकती है। ये डिवाइस अभी हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं किस तरह से ये उंगली पर चिपकी हुई है और ये पसीना कलेक्ट कर रही है, उसके बाद ये इसमें जो मौजूद केमिकल्स होंगे उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगी। वो साइंसदान कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा ग्लैंड्स होते हैं पसीना बनाने वाले, 1000 से ज़्यादा % ग्लैंड जो है ये पसीना बना रहे होते हैं, उंगलियों की टिप्स के ऊपर जो मौजूद होते हैं। तो इनको इस्तेमाल करके मैं सिर्फ एक ये सोच रहा था अगर ये बिजली बनाएगी तो करंट लगने का कितना डर होगा। है ये भी हो सकता है। और अगर कभी उंगलियों पर पसीना ना आया हो, फिर अगर पसीना ना आया ये भी हो सकता है, सर्दी आई तो अगर करंट सर्दियों में मतलब ये चिप कमाल की नहीं, मतलब काम की नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों को वैसे पसीना आता ही नहीं है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं इनको पसीना नहीं आता, तो उनका क्या होगा? हम सारा दिन एसीओ में बैठे रहते हैं। ऐसी डिवाइस वहां पे भी निकल आएगी कि
हाँ। साइंस ने तरक्की इतनी कर ली, कोई डिवाइस निकाल लेंगी, लेकिन बहरहाल चलो और भी पसीने के अलावा कोई और करामत सी होगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगली क्या जी? अगली स्टोरी ये है कि जनाब भारत में एक दुल्हन ने ना एंट्री दी है गाड़ी के बोनट पर बैठकर। अब भारत क्या, मैं अक्सर देखती हूँ ये एशियन ट्रेंड है कि हर दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो एंट्री है वो मुनफरद अंदाज में हो। तो ये पुणे की दुल्हन थी, इसने ये अंदाज अपनाया, गाड़ी के बोनट पर सवार होकर इसने जब एंट्री दी उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गई, लोगों ने खूब तबसरे किए और दिलचस्प तबसरे किए। तो ये हम इस वक्त वीडियो दिखा भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो भारतीय ज्यादा तमिल मूवी से इंस्पायर होगी ये। अच्छा, वो बैठी कितने आराम से हुई है, बनती है इस किस्म की, तो उसमें एंट्री इस किस्म की, हाँ रिलैक्स होके बैठी है बिल्कुल। अच्छा हरमीत, ये तो वहाँ की है। तस्वीर भी दे रही है, देख। अच्छा, साथ साथ एक ये भी है कि भारतीय पुलिस ने दुल्हन और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना की पुलिस और काम करे या ना करे इसके लिए बड़ी रेडी हो जाती है। हाँ, की खिलाफ वर्जी की दिफात भी शामिल बहुत अच्छा काम, इनसे कोई तो काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें क्या है, वो सिर्फ अपना एक इवेंट एंजॉय कर रही है ना, इसमें मुकदमा दर्ज करने वाली क्या बात थी? अच्छा, मैंने वैसे बड़ी हैरत की बात है, मैंने पाकिस्तान की कई ऐसी शादियों की फिल्में देखी हैं कि जिसमें दुल्हन जो है वो बोनट के ऊपर बैठ के आ रही है और वो पता चला है कि वो गाड़ी भी साथ में देनी है उन्होंने जहेज में। अच्छा, तो वो दोनों की तशहीर हो रही है। तो अच्छा, पता नहीं यहाँ भी किसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया उनको तो क्या होगा, लेकिन जो गाड़ी दे रहे होते हैं, ये भी गाड़ी खासी महंगी लग रही है जिसके ऊपर वो बैठी हुई है, पतली दुबली सी है, कोई भारी भरकम हो रही है, गाड़ी में महारानी बन के आ रही है तो इसमें ये गाड़ी की भी इनकी तरफ से होगी। हाँ, पता नहीं। ये देखो, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे पुलिस का कोई रोल नहीं बनता, भाई हर एक की मर्जी है कि वो किस तरह से अपना इवेंट जो है वो एंजॉय करता है। इसमें कोई ऐसी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही थी जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तो मैं इस चीज का थोड़ा सा कोविड की वजह से है ना। हाँ। कोविड की वजह से आगे जी, आगे क्या? आगे चीन से एक हैरानकुन खबर है कि जहाँ पर एक आदमी था, उसका 2.5 साल का बच्चा जो था वो घर के सामने खेलते हुए 1997 में अगवा हो गया, उसको अगवा कर लिया गया। उसके बाद इस आदमी ने अपनी नौकरी छोड़ी, एक बाइक खरीदी और अपने बेटे को ढूंढने की ठानी, और अब ये कहा जा रहा है कि 27 ईयर्स बाद ही हैज़ फाउंड हिज सन, जो कि इस वक्त टीचिंग कर रहा है चीन के एक सूबे में। और इस आदमी ने अपने बेटे को हासिल करने के लिए, ढूंढने के लिए 5 लाख किलोमीटर का सफ़र किया और 24 इसने मुसलसल स्ट्रगल की, जिसके बाद इसको अपना बेटा मिला। इसका डीएनए टेस्ट करवाया गया जो कि इसके वालिद के साथ मैच हुआ, और देखें नाउ ही सीम्स टू बी हैप्पी, मतलब खुशी के आंसू हैं जो उस वक्त उसकी आंखों में है। रुखमा, खुशी की भी खबर है, और साथ साथ में अगर हम देखें बैकग्राउंड को तो बड़ा मुश्किल सा दौर होता है कि आपका अपना कोई बिछड़ जाए आपसे और आप दिन रात उसको ढूंढते जाए और आपको ये ना पता हो कि ना वो जिंदा मिले ना मुर्दा उसकी बॉडी मिले, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन एनी हाउ वो कामयाब भी हुई और आज वो एक खुशी जो है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी का ये सफ़र कितना खूबसूरत भी होता है, लेकिन उसके लिए वो काफ़ी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा। ज़िंदगी बड़ी रूखी हो गई थी, लेकिन इन हाउ दोबारा खुशियाँ ही अल्लाह करे कि ऐसी ज़िंदगी दोबारा इनका मिलाप रहे। टैंक इनका नाम है, कमाल की गुआंग टैंक इनका नाम है। अच्छा। और मोटर बाइक पे इन्होंने बेटे की तस्वीर लगाई हुई थी और तस्वीर लगा के ये उसको ढूंढते फिर रहे थे। फिर इनको पुलिस ने बताया कि जनाब फलां जगह पे फलां टीचर तुम्हारा बेटा है, तो आइडेंटिफाई करके दिया उन्होंने पुलिस वालों ने। इस दौरान में इसकी डाकुओं से भी मतलब मुकाबला हुआ, ये भूखा सोता रहा, भीख मांगता रहा जहाँ पे इसके पास पैसे खर्च हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। तो बहरहाल आखिरकार कामयाब हुआ है। लेकिन तो ये हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, मतलब स्ट्रगल उसने की है और उसका रिजल्ट उसको मिल गया। बेशक बहुत लंबे टाइम के बाद मिला, लेकिन मिल गया। आगे बढ़ते हैं, और कुछ अच्छी खबर नहीं है, वो ये है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया है। इसके अलावा जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत हैं, डीजल, हाई स्पीड डीजल, मट्टी का तेल, इनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया है। जबकि मुआविन खुसूसी जो हैं उनका इस हवाले से कहना है कि ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11.40 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने ओगरा की सिफारिशात के बरक्स अवाम की हर दर्जा रिलीफ फराहम करने का ये फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं भाई, थोड़ा सा गिफ्ट ही दे देते हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा मोटा गिफ्ट ही देते हैं, पकड़ा लेते हैं। 5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, कहते हैं कोई फ़र्क नहीं है। तो ईद आने वाली है, खुदा का खौफ करते, थोड़ा गुजारा कर लेते हैं। अभी ईद में वैसे भी किराए जो है आसमान से बातें करती हैं, उनकी जो प्राइस हैं, जहाँ पे गाड़ियों में जाते गाड़ियों में जगह नहीं मिलती, ऊपर से आपने एकदम
प्राइस बढ़ा देते हैं। हमें आदत पड़ चुकी है कि हमें कोई रिलीफ हुकूमत से मिलना है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी ईद के बाद ही कर लेते तो चलो कोई सुकून तो आ जाता। हाँ, लेकिन अब आप जाएंगे, आप बस ट्रांसपोर्ट के जहाँ पे ट्रांसपोर्ट है तो उनके किराए दुगने हो जाएंगे, 3 गुना हो जाते हैं। कोई और जब ये देखा जाता है कि जब पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर महंगाई का एक नया तूफान आता है, हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है, अशियाए खुदोनोश जो हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक महीने के अंदर ये तीसरी दफा प्राइस बढ़ाई गई है और मिल्क के प्राइस जो है तकरीबन 10 रुपए फी लीटर बढ़ गई है। तो जैसे रोमा कह रही थी, असल बात यह है कि एक चेन रिएक्शन होता है, एक चीज़ की कीमत बढ़ेगी साथ में दूसरी चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। अभी आप देखना, पहले ही जो ताजर हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है जी ट्रांसपोर्ट की, आज ये बयान में देख रहा था कि ताजरों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ जाएंगी, इसके नतीजे में जिसकी असर जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ेगा और हमें मजबूरन प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर आटा हो, तेल हो, घर पकाने का जो है, लेकिन असल में जो लोग जानते हैं वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में। रऊफ साहब एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। रऊफ साहब, जब पेट्रोल या दीगर चीजों की कीमतें कम भी होती हैं तब भी आप जाके देखिए ट्रांसपोर्ट में किराए कम नहीं होंगे। वो रोटी, अगर आटा सस्ता भी हो जाता है, आप तंदूरों में जाके वो रोटी लें तो वो 15 रुपए की आपको मिलेगी। लेकिन काम ये होना चाहिए कि इंतजामिया का काम है चेक एंड बैलेंस रखना। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप दूध की दुकान में जाए तो मिलावट भरमार है उसमें, आप जाए होटल तंदूर में जाए तो वो रोटी की 15 रुपए की मिल रही है, उसका वजन है नहीं बिल्कुल। इस तरह आप जाए, ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है तो वहां पे किराया, अगर पेट्रोल सस्ता भी हो जाए तो पेट्रोल वो कीमत जो है उससे ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पर नहीं है। इंतजामिया के जो मजिस्ट्रेट या जिसके ओहदे हैं इस काम को चेक करना सारा, वो आराम से चिल होके बैठे हैं। यकीन माने जब ये सरकारी दफातर आप जाए ना, आप हैरान होंगे ये लोग काम कैसे करते। तो इधर ही बस उनकी एक बैठक लगी, एक जरगा लगा और चाय चल रही है और एक महफिल चल रही है, कुछ भी नहीं है गाँव में, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात ये कह जाऊँ कि बात असल में यह है कि $77, हमने चंद दिन पहले अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और वह बढ़ के $77 फी बैरल पे आ गई है। तो आगे वो कह रहे हैं, प्रिडिक्शंस आ रही है जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में या मार्केट के लोग कह रहे हैं कि $90 फी बैरल पे जा पहुंचेगी। अगर $90 फी बैरल हो गई तो आप ये देखना कि ये पेट्रोल हमें कोई 150 रुपये फी लीटर मिल रहा होगा, तो बेहद मुश्किल का हमारे लिए समा होगा। ऐसे में ख़ास तौर पे कि जब हमारे डॉलर के मुकाबले में हमारे रुपए की कीमत भी दिन ब दिन घट रही है, तो हमारे लिए मुश्किल वक्त है। अब पता नहीं हुकूमत इसका क्या रास्ता निकालेगी आवाम को सहूलत। मेरे ख्याल में तो कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। मतलब पहले से ही ये चीज़ जो है, एक आइडिया होता है अपनी गवर्नमेंट का, तो मेरे ख्याल में कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ईद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का इंदिया दे दिया है। ईद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं चलेगी और इसी की वजह से जिन लोगों ने अपने आबाई इलाकों में जाना है ईद सेलिब्रेट करने, वो लोग जो हैं वो अभी से ही जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईद की जब से छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं, प्रॉबली वेडनेसडे से मेरे ख्याल में पहली छुट्टी है, तो उन दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। तो ये एक वो उसमें सबसे बड़ी बात ये है, फैसल सुल्तानी का आज ही मैं भी बयान पढ़ रहा था और उन्होंने कहा है कि जो डेल्टा का वेरिएंट है वो एक नया वेरिएंट पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ है और वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा रेशो पॉजिटिव जो केसेस आने की है वो तकरीबन 25% पे पहुंची हुई है। इसी तरह कोयटा में काफ़ी ज़्यादा है, कराची में भी हम जानते हैं ज़्यादा है इस वक्त, मतलब रेट जो है। तो ये अलार्मिंग इस्लामाबाद में भी बढ़ रही है ये फीस। अब हम देखें तो बिल्कुल हाँ, सूरत हाल ज़्यादा गंभीर हो रही है। लेकिन वो बात आपने की कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो मैं कहता हूँ कि सर आप ईद का जो, जब भी ईद आती है, साल बाद की ईद आती है, तो हर एक ने की ख्वाहिश होती है कि वो अपनों के साथ ईद गुजारे। तो आप जाएंगे, छुट्टियाँ भी हो जाती हैं, पाबंदियाँ भी लग जाती हैं, लेकिन वही गाड़ियाँ आपको मिलेंगी तो फिर उसका किराया जो है वो 3000 4000 लूट मार जो है वो भरमार होती है ट्रांसपोर्ट। क्योंकि मुझे जाना पड़ता है, मैं अक्सर कवरेज के लिए जाता हूँ, जब चीज़ें देखता हूँ वो टैक्सियाँ खड़ी होती है, अगर बसें नहीं जाती हैं तो टैक्सियाँ खड़ी होती है, लेकिन उनसे डबल आपसे पैसे लेते हैं, तो नुकसान फिर वो शहरियों का ही हो रहा है। लेकिन एनी हाउ हमें भी एहतियात करना चाहिए, जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे तो उस वबा से हमारी जान बिल्कुल। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में ही जो पॉजिटिविटी की शरह है कोविड की केसेस की वो बढ़ रही है, तो सिंध में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सिंध हुकूमत ने इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मज़ीद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई जा रही हैं, इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है।
तो ऑब्वियसली यही यहाँ पर हम दोबारा से अपने जो देखने वाले हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और ये पाबंदियाँ जो हैं ये अल्टीमेटली हमारे बेनिफिट के लिए ही हैं, तो इस पर इतना ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम सियाहती मकामात की बात करें तो वो खोल दिए गए थे, लेकिन आज़ाद कश्मीर में 10 रोज़ के लिए सियाहती मकामात भी अब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ईद है, ईद की छुट्टियां हैं, तो लोग जो हैं वो फिर नॉर्दर्न एरियाज़ का और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स होते हैं उनका रुख कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये जो मकामात हैं वो बंद किए गए हैं। ठीक है, और ये भी सही है, मतलब हमने जैसे चंद दिन पहले अपने इसी प्रोग्राम में बात की थी कि 4 वेरिएंट्स कोविड के, जो 4 मुख्तलिफ इकसाम के कोविड के हैं वायरस, जिनमें बरतानवी हो गया, अफ्रीकी हो गया, भारतीय हो गया और इंग्लैंड से आया हुआ हो गया। इंग्लैंड से तो हमने जिक्र कर लिया, साउथ अफ्रीका का हो गया। तो ये वेरिएंट जो है ये पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं इस वक्त, और ख़ास तौर पे जो भारतीय डेल्टा है इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत तेज़ी से फैलता है, और बहुत तेज़ी से फैलने के साथ रऊफ साहब ये वो मेहमान है हमारे जिनका हमने ख्याल नहीं रखना है, बल्कि अपना ख्याल इनसे रखना है। ये जो आए हुए हैं, आपने जो किस्में बताई भारतीय और अफ्रीका के, तो इन मेहमानों से बड़ा दूर रहना है हमने। इसके लिए बेहतरीन यही है कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं फौरी तौर पे। अगर आपको मैसेज नहीं भी आ रहे तब भी आप पहुँचें वहाँ पे जाके। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है अभी 3 से 4% सिर्फ वैक्सीनेशन हुई है। दरमियान में तातुल आया था, हम जानते हैं गवर्नमेंट के पास वैक्सीन की कमी हो गई थी डोजेस की। बहरहाल अब डोजेस काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। आप सेंटर्स पे जाएं और जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बहुत ज़रूरी है। और बाकी SOPs का भी ख्याल रखें, मास्क पहने, अपने आप को दूसरे से दूर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल, साबुन से बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में अभी चल के ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम अक्सर अपने शो में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंटेड और पढ़े लिखे नौजवानों की कोई कमी नहीं है, और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। आज हम आपको एक ऐसे यंगस्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने OA लेवल में नुमाया कारकर्दगी हासिल की है। O लेवल्स की अगर बात की जाए तो इसमें इनके 18 A's हैं और A लेवल्स में 7 A's हैं। अबसार हुसैन मलिक हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अबसार, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कितना हार्ड वर्क आपने OA लेवल्स में किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई फील ऑनर्ड कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। तो अगर मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए थी। और मुझे हमेशा बचपन से था कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आई थिंक कि 2 रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता होता है जिस पे 100 लोग जा रहे हैं शायद, और दूसरा वो होता है जिस पे सिर्फ 5 से 6 लोग जा रहे हैं। तो मुझे था कि मुझे उस रास्ते पे जाना है जिस पे कम लोग जा रहे हैं। और फिर जिस रास्ते पे कम लोग जाते हैं उसमें भी ये होता है कि अगर 6 लोग जा रहे हैं तो उनमें से 4 या 5 वापस आ जाते हैं। तो मुझे था कि एक दफ़ा अगर मैं उस रास्ते पे निकल गया तो वापस नहीं आना। तो इस माइंडसेट के साथ मैं गया कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। और ये जो जस्तजू थी कुछ अलग करने की, दैट उसका आगाज़ इस फॉर्म में हुआ एज अ 25 एज। एंड इसमें मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी, मेरे टीचर्स की सपोर्ट थी, एंड यस इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एक तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपने पहले से ही दे दिए कि अगर हम पूछे सपोर्ट किसकी थी तो आपने पहले ही कह दिया पेरेंट्स की थी और टीचर्स की थी। बड़ी अच्छी बात है। अब ये बताओ, ये किताब भी आपके सामने मौजूद है जो आपने बताया हुआ है कि ये C का क्या वाक़या है, मतलब कब C आया जिसके बाद आपने सोचा कि ये C ग्रेड से अब मुझे A ग्रेड्स की तरफ जाना है? तो जब मैंने O लेवल स्टार्ट किया था तब मेरा 2nd या 3rd एग्ज़ाम था। उसमें एग्ज़ाम मैंने दिया और मुझे था कि ये काफ़ी अच्छा हुआ है। अपनी तरफ से काफ़ी सबके साथ ही होता है, हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, हमें होता है कि काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो तब वो एक C था। तो मुझे वो सब्जेक्ट में था? वो स्टैटिस्टिक्स में। तो अच्छा। मेरा मैथ्स इतना, मतलब मैथ्स सही था, पेपर भी सही हुआ था, लेकिन एंड पे वो C जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ हुआ कि एग्ज़ाम मेरा सही था। और मुझे हमेशा से मैं स्ट्रेट एज देख रहा था। तो जब मैंने वो C देखा तो उस C ने मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। उस C ने मुझे मोटिवेट किया कि अब ये जो मेरी फेलियर तो नहीं कहूँगा, एक जो सेटबैक है इसको मैं एज ए इंस्पायरेशन लूँ। और उस C की वजह से फिर मैंने अपने आप को और ज़्यादा चैलेंज किया और मैं
अब सबको प्रूव करना चाहता था कि जो सी है ये मुझे डिफ़ाइन नहीं कर सकता। तो उस सी के बाद फिर मैंने इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिए और उसके बाद फिर दोबारा कभी मेरा सी नहीं आया। अच्छा, और जब आप पढ़ रहे थे ऑब्वियसली आपने जिस तरह से बताया कि बहुत सा हार्ड वर्क आपने किया, कितनी टाइम अपनी पढ़ाई को देते थे, फिर कितना टाइम आप अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देते थे? ऑब्वियसली हर एक को ज़रूरत होती है कोई दूसरी एक्टिविटीज़ भी हो, पढ़ाई भी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन करवा देती है फील। तो इसका जवाब जब भी मैं किसी को देता हूँ तो सब यही कहते हैं कि अगर इतने ज़्यादा एज आए हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम स्टडीज़ पे लगाते होगे, लेकिन मैं ये सच है, मेरी जो दोस्त मुझे जानते हैं उन सबको ये पता है कि मेरी लाइफ में 90% स्पोर्ट्स रहा है। मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फुटबॉल, क्रिकेट, हर तरह का स्पोर्ट्स खेला है। तो एकेडमिक जो है ये सिर्फ मैं इसको अपनी ज़िंदगी का 10% पार्ट कहूँगा। तो मेरा अपना दिन में हमेशा बैलेंस रखता था, इसमें एकेडमिक्स भी हो, स्पोर्ट्स भी हो। तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में एवरीडे उसको एकेडमिक्स को देता था, उससे ज़्यादा मैंने कभी अपने आप को बर्डन नहीं दिया। लेकिन अगर 2 से 3 घंटे दिए तो फिर आपकी एब्जॉर्बिंग पावर इतनी होगी, किस तरह से आप ग्रैब कर लेते थे चीज़ों को कि 2 से 3 घंटे में आप पढ़ के और फिर आपने इतने ज़्यादा स्ट्रेट एज आपने ले लिए? आई ऑलवेज़ बिलीव कि क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी क्वालिटी मैटर करती है। तो अगर तो आप 2 घंटे अपनी स्टडीज़ को डिवोट करते हैं और उसमें आप कुछ गेन कर लेते हैं तो वो 2 घंटे उन 4 या 5 घंटों से बेहतर है जिसमें आप किताबें खोल के बैठे हुए हैं लेकिन आप कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। तो एक मैं समझता हूँ कि पैशन, अगर आपको पैशन हो तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो चीज़ में। तो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स देने हैं, तो मैंने अपने शौक़ से दिए। तो इसलिए मैं 2 या 3 घंटे जब बैठता था तो मेरा माइंड पूरा फोकस के साथ बैठता था, तो इसीलिए फिर मेरी एब्जॉर्बिंग पावर जो थी वो अच्छा, 18 आपने हरमीत से पहले सवाल लेने, फिर मैं पूछता हूँ। जी हरमीत। नहीं, मैं अफसार की बातें सुन के ना मुझे ये लग रहा था कि भाई जो इनकी अचीवमेंट्स हैं तो कम से कम इनकी जो स्टडी होगी बड़ा टफ सा इन्होंने अपने आप को रखा होगा, लेकिन ये कहते हैं फुटबॉल खेलता हूँ, टाइम देता हूँ और मुख्तलिफ हॉबीज़ को। अच्छा, वैसे जब एग्ज़ाम्स के दिन आते हैं, वैसे तो आपने कहा कि 3 घंटे जो आपकी नॉर्मल रूटीन है, एग्ज़ाम्स के दिनों में क्या करते हैं? फिर कोई फुटबॉल की तरफ जाते हैं कि वही यही रूटीन आपने उस टाइम में भी रखी होती है कि नहीं भैया फुटबॉल भी खेलते हैं और साथ में पढ़ भी लेते हैं? नहीं, बिल्कुल। एग्ज़ाम से पहले मुझे याद है कि मेरा एक एग्ज़ाम था इस्लामियात का, ऑफिशियल CI कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम था, और उससे एक दिन पहले टूर्नामेंट था। मेरे दोस्त की कॉल आई, फाइनल मैच था, तो उसने मुझे कहा कि मैच है, हमें आपकी ज़रूरत है तो आपने आना है। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की और मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं रोका। तो हमेशा मैं स्पोर्ट्स में गया हूँ। उसके बाद एक और एग्ज़ाम था, उससे एक दिन पहले हमारा बीकन हाउस स्कूल में मैं था, हमारे इंट्रा रीजन स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स होते थे। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले एथलेटिक्स का टूर्नामेंट था, उससे मैंने 1500 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर 3 रेसेस में पार्टिसिपेट किया। तो मैं वैसे भी मानता हूँ कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको अपने आप को बर्डन नहीं देना चाहिए। एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो होते हैं लास्ट 1 और 2 डेज, वो आपको रिलैक्स करना चाहिए। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स एग्जाम्स के दिनों में ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा स्टडीज़ करना पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट्स तो हमेशा जारी रहे साथ। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं ना, ये भी आपका दिमाग खोलते हैं, आपको मेंटली जो है वो एक्टिव बनाते हैं, इसीलिए आपकी एब्जॉर्बिंग पावर जो है वो अच्छी हो जाती है। अग्री करते हैं इस चीज़ से? ऑफ कोर्स, ये तो रिसर्च, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च है, वो प्रूव करती है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने खुद भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, और ये रिसर्च प्रूव करती है कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मेंटल पावर है वो इंक्रीज़ होती है, आप चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑफ कोर्स जितने भी स्टूडेंट्स मिलकर ये देख रहे हैं, मैं उनका सबको कहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको अपनी एकेडमिक ग्रेड्स के फॉर्म में नज़र आएगा। अच्छा, जब आप पढ़ रहे होते थे तो उसमें आपके कोई ट्यूटर्स वगैरह भी होते थे? एक तो आपने स्कूल से पढ़ लिया ना, वो तो हो गया, घर आकर पेरेंट्स पढ़ाते थे, कोई ट्यूटर होता था, खुद से पढ़ते थे, वो घर वाली स्टडीज़ किस तरह से, हाउ डिड यू मैनेज? आई नेवर यूज एनी ट्यूटर। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी कोई ट्यूटर का यूज़ नहीं किया, और बस स्कूल में मैं जाता था। स्कूल टीचर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, आई वाज इन बीकन हाउस, और टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके अलावा पेरेंट्स, क्लास 5 तक माय फादर यूज्ड टू टीच मी, और उन्होंने मुझे उसके बाद माय फादर इज़ इन आर्मी, तो उनकी पोस्टिंग हो गई थी वज़ीरिस्तान, तो फॉर 2 और 3 ईयर्स वो दूर रहे। तो उसके बाद मैंने खुद ही स्टडी किया। मेरी मदर का इतना इंटरेस्ट नहीं था टू टीचर्स, तो मैंने खुद ही स्टडी किया, और ट्यूटर्स को मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अब सर ये बताओ कि 18 आपके एज है ओ लेवल में, तो ओ लेवल के सब्जेक्ट्स आपके साइंस के बुनियादी तौर पे ज़्यादा हैं या आर्ट्स के ज़्यादा हैं?
साइंस, मुझे कंप्यूटर साइंस का शौक़ था, वो मैंने रखी थी, लेकिन बाकी जो है बायो और केमिस्ट्री, इनका मुझे शौक़ था क्लास 8 तक, लेकिन उसके बाद आई वाज क्लियर कि मुझे इकोनॉमिक्स और बिज़नेस परस्यू करना है। तो इसलिए साइंसेस मैंने वैसे एज अ नॉलेज ज़रूर रखी थी, लेकिन अपेयर नहीं हुआ था उनमें। 18 एज में साइंस की नहीं है सब्जेक्ट? फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो नहीं है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर। अच्छा, इनमें कितने ज़्यादा कंप्यूटर साइंसेस के हैं कोर्सेज जो है? नहीं, कंप्यूटर साइंस का एक ही सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट होता है जी। एक आपने बिजनेस स्टडीज का कर लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया होगा, जी, उर्दू अंग्रेजी होगा, वो तो होता है जी। ठीक है, इसके अलावा ये इतने सारे लिस्ट आपको भी शायद याद नहीं रही होगी। कोशिश कर लेता हूँ अगर कहते हैं तो। ए लेवल में आके नहीं आपने सोचा कि यहाँ भी मैं एक लंबा रिकॉर्ड बनाऊँ? यहाँ पे 7 पे आप रुक गए। ए लेवल्स में ये होता है कि आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स देने होते हैं। हाँ। तो 3 और ए लेवल्स ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है ओ लेवल्स के कंपैरिजन में। तो आई थिंक मैंने 7 दिए थे, बाकी सब 3 या 4 दे रहे थे, तो आई डिड गिव एक्स्ट्रा। लेकिन ए लेवल्स में ये होता है कि आपने फिर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है, आपके और ज़्यादा SAT एग्ज़ाम होता है, तो बाकी इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसलिए 7 पे रुक गया था। अच्छा, अब सर, अब नेक्स्ट क्या प्लान है? ए लेवल्स तो हो गया, अब आप अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जा रहे हैं, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने ऑप्ट किए हैं, और स्कॉलरशिप मिली है या खुद से जा रहे हैं? जी, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, वो एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो आई एम गोइंग देयर टू स्टडी इकोनॉमिक्स, और मुझे उसमें स्कॉलरशिप मिली है। जिन बच्चों के ग्रेड्स वगैरह अच्छे होते हैं उनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ फॉर 4 years, मैं वहाँ से अपना बैचलर्स करूँगा, और उसके बाद इन द लॉन्ग टर्म आई प्लान टू कम बैक टू पाकिस्तान, और मैं पाकिस्तान के इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की लिए मैं एम रखता हूँ। अच्छा, इकोनॉमिक्स में आपकी दिलचस्पी किस तरह से हुई? मतलब मुश्किल है और इकोनॉमिक्स हर एक को समझ भी नहीं आती है, तो ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इकोनॉमिक्स वाला? इंटरेस्ट इसका, मेरी जो फैमिली है वो सब मिलिट्री बैकग्राउंड है। मेरे फादर वो भी आर्मी में थे, मेरे दादा वो भी आर्मी में थे, मेरे परदादा ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, तो मेरे फैमिली में कोई दूर दूर तक बिज़नेस का किसी का कोई लिंक नहीं था। बट आई ऑलवेज, जब मैंने ओ लेवल्स में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स रखे, मैंने कॉमर्स रखा, बिज़नेस रखा, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो पैशन है, जो मुझे जिस चीज़ का शौक़ है, तो मुझे इसी का है। तो इकोनॉमिक जो है वो हमारी डेली लाइफ, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, हम उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और उससे ज़्यादा पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसके लिए कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आगे आएँ। तो मेरा इंटरेस्ट इसी तरह डिफरेंट आर्टिकल्स दे के, पाकिस्तान के हालात दे के, बुक्स डिफरेंट दे के, तो इकोनॉमिक्स इन 25 सब्जेक्ट्स में से एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा जिक्र किया, इकोनॉमी ख़राब है और ये, तो इसका मतलब अभी से इंटरेस्ट ले रहे हो आप इकोनॉमी से? ले रहा हूँ। कुछ समझ में आता है क्या बुनियादी ख़राबी क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी में? पाकिस्तान कोशिश तो कर रहे हैं, देखें गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा, एक तो हमारे ऊपर लोन्स बहुत ज़्यादा है, हमने वो रीपे करने हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन है, वो भी मसले हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे मसले हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट मसला है वो करप्शन का है। तो बहुत ज़्यादा इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट आई होप कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मसले सॉल्व हों। और किस लेवल तक आगे आपके पढ़ने? अब सर, आपकी छोटी उम्र में आप छोटी सी उम्र है भैया, इतनी उम्र नहीं आपकी, और इतने बड़े मसले की तरफ आपकी तवज्जो है, कमाल है हम। लेकिन ये बताओ कि जो पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो दोस्त बड़े कम रखते हैं, दोस्तियाँ हैं कि नहीं, कि बस पढ़ाई किताब के साथ ही दोस्ती है ज़्यादा? नहीं, मेरे तो बहुत ज़्यादा दोस्त रहे हैं, मैं बहुत सोशल रहा हूँ। मैं हमेशा स्कूल की जो स्टूडेंट काउंसिल होती थी, जब मैं ओ लेवल्स में था मैं तब भी हेड बॉय था स्कूल का, जब मैं ए लेवल्स में आया तब भी हेड बॉय था, तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा सोशल रहा हूँ। दोस्त हमेशा बचपन के दोस्त हैं, वो अभी तक साथ हैं, तो मुझे कभी ये नहीं था कि एकेडमिक्स की वजह से मैंने किसी से दोस्ती नहीं रखनी या इस तरह का कोई नहीं था। अच्छा, दोस्त भी आपके जैसे ही हैं या इतने वो मतलब पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने आप हैं? दोस्त, एक और मेरा दोस्त था, उसके भी काफ़ी ज़्यादा एज थे, उसके 12 एज थे, तो मेरे सारे दोस्त जो हैं किसी ना किसी चीज़ में अच्छे हैं, कोई एकेडमिक्स में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, तो आई थिंक हर किसी के पास डिफरेंट टैलेंट होता है, और मेरे सब म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है? मुझे नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों को है। मुझे राइटिंग का शौक है, सॉन्ग राइटिंग का शौक है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, ब्रेक पे चले। हाँ बिल्कुल, इनका शुक्रिया। जी हरमीत।
हाँ, अबसार से एक ही सवाल रहता है, पूछना चाहिए भैया। अच्छा अबसार, वैसे पूरी फैमिली आर्मी में और आपका ध्यान आर्मी की तरफ नहीं गया, क्या वजह है? मेरा ध्यान आर्मी की तरफ गया था बचपन से लेके अभी तक, तो आर्मी का शौक था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर आर्मी की लाइफ, मैंने पूरा बचपन आर्मी की लाइफ देखी, तो उसके मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे आर्मी का शौक़ नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का शौक़ है, मुझे पायलट बनने का शौक़ है, मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ है, लेकिन जब आप ग्रो करते हैं तो आपके पास आपने एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स का जो शौक़ था वो मुझे आर्मी से ज़्यादा था, लेकिन मेरी फैमिली में मेरे छोटे भाई हैं, उनको आर्मी का शौक़ है, तो दे विल कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ माय फोरफादर्स। थैंक यू सो मच अबसार, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला और आप इंस्पिरेशन है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी OA लेवल्स कर रहे हैं और उनको भी हार्ड वर्क करना चाहिए, और किसी के लिए भी ये नामुमकिन चीज़ नहीं है कि वो स्ट्रेट एज लेना इतना कोई मुश्किल काम नहीं। खैर अभी हम शो में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम रुख करेंगे पहलवानों के शहर गुजरांवाला का, जहां पर मेरे अबाव इजाज का शहर है। अच्छा, आप गुजरांवाला के हैं? आपके अबाव इजाज? मेरी पैदाइश तो लाहौर की है, लेकिन मेरे वालिदैन दोनों गुजरांवाला से ताल्लुक था उनका, और वैसे तो पहलवानों का शहर कहलाता है। हाँ। लेकिन ये है कि अभी जो स्टोरी आप बताने जा रही हो, अभी वो स्टोरी ये है कि वहाँ पर 2 बैल आए हुए हैं, और एक 48 मन वजनी है, एक 55 मन वजनी है, एक का नाम डॉन है, दूसरे का नाम जग्गा है, और वो लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तो पहले चलकर इस पर जरा खुसूसी रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। ब्राउन रंग, 6 फुट कद, मटकती हुई चाल, 55 मन वजन और मालिक को नखरे दिखाता हुआ ये है गुजरांवाला का पहलवानी बैल जग्गा। दूसरी तरफ लाल रंग, नखरीले अंदाज, 48 मन वजन के साथ ये है गुजरांवाला का पहलवानी बैल डॉन। इन दोनों तगड़े बैलों की रोजाना 24 लीटर दूध, आधा किलो मक्खन और स्पेशल तैयार किए गए वंडे से खातर तवादा की जाती है। 2 साल के अरसा में हमने इनको पाला है। सुबह को हम इनको दही खिलाते हैं, दोपहर को दूध देते हैं, मक्खन देते हैं, रात को दूध सोडा पिलाते हैं। स्पेशल किस्म का हमारा वंडा है, हम इनको वो खिलाते हैं। वंडे में चने, मकई, दलिया, आटा वगैरह, और इनको पालने का मकसद अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयार किए गए जग्गा और डॉन के मालकान ने इन 2 खूबसूरत बैलों की खिदमत के लिए 2 DVM डॉक्टर, 6 मुलाजमीन और 8 बैंसें रखी हुई हैं। वहाँ रोजाना खुद भी इनकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 10 तो 12 बंदे रखे हुए ने, 8-9 भैंसा ने जिन्हों का दुध पियाने इन्हों सुबह शाम खिदमत बंदे करते हैं, आप ड्यूटी देने हैं। बैल के मालिक का कहना है कि जग्गा का नाम इसकी मटकती हुई चाल, जबकि डॉन का नाम इसके गुस्से और जिद्दीपन की बिना पर रखा गया है। गुजरांवाला का ये जग्गा और डॉन अपनी खूबसूरती और अपने वजन में अपनी मिसाल आप हैं। यही वजह है कि मालिक का कहना है कि कोई हमसा है तो सामने आए। कैमरामैन मुदस्सर गुज्जर के साथ बिलाल शफीक, पब्लिक न्यूज गुजरांवाला। ये लाइन मजे की थी, कोई हमसा है तो सामने आए। हमसा है तो सामने आए, क्या बात है। और वो जो सबसे बड़ी बात है ना कि उसकी मटकती हुई चाल, हाँ, वो जो सबसे मजेदार जुमला लगा ना रघु साहब, लोग गिला करते हैं कि महंगाई है, तो महंगाई नहीं होगी जब एक जग्गा जासूस इतना कुछ खा रहा है, फिर डॉन उससे ज्यादा खा रहा है भैया, तो महंगाई तो होगी। हाँ, तो इंसानों को खाने को मिले ना मिले, इनकी किस्मत अच्छी है। वो देखो ना, दूध सोडा भी पीते हैं। 24 लीटर दूध एक बंदा जो है वो एक जानवर पी रहा है, बंदा नहीं, एक बैल 24 लीटर दूध पी रहा है, और रात को वो कह रहा है दूध सोडा, तो दूध सोडा लेदा, सुबह दही। अच्छा, नॉर्मली मतलब इंसानों के लिए कहा जाता है कि दूध सोडा मुफीद नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम थोड़ी सी फैशन पर बात कर लें। फैशन का जो शौक है वो हर कोई रखता है, और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनसे बाखबर रहें, उनको फॉलो किया जाए। अब ईद कुर्बान करीब है, वैसे तो ये कहा जाता है ये जानवरों की ईद है, लेकिन इस पर भी लोग जो है वो भरपूर शॉपिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। जानवर बेचारे तो कुर्बान हो जाते हैं, उनकी क्या ईद होती है, लेकिन खवातीन बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, ये ईद हो, छोटी ईद हो। तो खैर इस दफा ईद पर क्या ट्रेंड्स हैं, कौन सा फैब्रिक इन है, कौन से कलर्स इन है, लोगों की तरफ से क्या डिमांड्स आ रही हैं, खवातीन की शॉपिंग कैसी चल रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। फैशन डिजाइनर सेज आगा हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। सेज, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो।
इस बार ईद पर क्या ट्रेंड्स जो हैं वो इन है, कौन से कलर्स चल रहे हैं, फैब्रिक किस तरह का इन है, क्योंकि गर्मी भी है तो ऑब्वियसली लोगों को ये भी होता है कि हमें गर्मी ना लगे, तो इस तरह से फैब्रिक हो के वो चल जाए इस मौसम में भी। आपकी एक बात को मैं आगे करूंगा कि ईद कुर्बा है, लेकिन ख़वातीन को हमेशा एक मौका चाहिए होता है किसी इवेंट के लिए और उसका फ़ायदा पूरा डिज़ाइनर्स उठाते हैं। अच्छा, आप भी फायदा उठा रहे हैं। तो ये है कि ख़वातीन जाहिर सी बात है वो सजने संवरने की शौकीन होती हैं, कपड़े पहनने की शौकीन होती हैं, तो उसके लिए फिर उनको इवेंट्स चाहिए होते हैं और ईद आती है, चाहे वो ईद कुर्बा हो चाहे वो मीठी ईद हो, लोग उस पर उसी तरह से तैयारियां करते हैं। इस ईद पर जो है चूँकि गर्मियों में है, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, तो कॉटन में ज़्यादातर लोग चिकन, जैसे कि आप पहनी में इस वक्त सह जागा बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इस कलर के अंदर। वैसे मैं अपने यहाँ पर व्यूअर्स को बता दूं कि जो मैंने आज ड्रेस पहना हुआ है ये भी सेज आगा का ही है। तो इसी तरह ये मेरी लेटेस्ट इनको कहा कि रंग बहुत अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि गर्मियों में रंग आपको पता है वापस आ जाते हैं और फिर कलर्स में, और चिकन के अंदर क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा ठंडा फैब्रिक होता है बनिस्बत रेशमी कपड़े के और बहुत ज़्यादा काम वाली चीज़ों के, लोग आ जाते हैं कॉटन में, मशीन एम्ब्रॉयडरी के ऊपर लाइट सा हो। तो जिस तरह के आपने, मैंने ये मेरे नियॉन जंगल कलेक्शन है, ये न्यू कलेक्शन है, इसमें सारे ब्राइट्स कलर हैं खूबसूरत। और कौन कौन से कलर्स हैं इसके अंदर? ऑरेंज है, इसके अंदर पिंक है, पेस्टल भी है, शॉकिंग पिंक भी है, कॉफ़ी पिंक है, इसके अंदर काफ़ी सारे। ख़वातीन की तरफ से क्या डिमांड जो है वो देखने में आ रही है, मतलब क्या कहती हैं जब आपके पास आती हैं तो क्या डिमांड करती हैं, किस तरह का जो ड्रेस है वो चाहिए? देखिए, हमेशा से जो है ना मार्केट में मुनफरिद चीज़ बिकती है और जो भी लेडीज़ आती हैं वो कहती हैं हमें मुख्तलिफ सी चीज़ देते हैं जो बाहर मार्केट में ना हो। और मेरी स्पेशलिटी है कि मैं डिफरेंट कट्स के ऊपर काम करता हूँ। बेसिकली मैं जो हूँ वो वेडिंग्स और पार्टीज़ को ज़्यादातर कैटर करता हूँ और कट्स के ऊपर काम करता हूँ। कैजुअल्स मैंने एज़ पर डिमांड कस्टमर के निकाला है, मैंने इससे पहले कैजुअल नहीं किया, क्योंकि अब कोविड में वेडिंग्स भी आ रही हैं, कोविड में ईद आ रही है, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं मनी, तो लोग चाहते हैं कि सस्ते कपड़े हों, हमारे पास पिछले ट्राउज़र्स वाइट ब्लैक पड़े हों, हम कुर्ती खाली ले लें, तो इसलिए मैंने फिर ये कुर्तियों की रेंज निकाली ताकि कस्टमर की डिमांड पूरी कर सकें। ये मर्दों का आपने बड़ा अच्छा खुद भी पहना हुआ है, तो ये भी मर्दों के लिए भी मतलब मर्दों के लिए अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी मर्दों के लिए, अभी सिर्फ अपने लिए करता हूँ। ये तो पॉपुलर आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेरे ख्याल में यही है, ट्राउज़र विद कुर्ता, ट्राउज़र कुर्ता वेस्ट कोट, ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है। ठीक है, तो इसी में जाएंगे लाइन में या इसमें भी कुछ जद्दत देंगे थोड़ी सी? नहीं, डेफिनेटली, जैसे कि मैंने लेडीज़ काम में एक मुनफरिद चीज़ दी, अगर आप मेरी आउटलेट विजिट करेंगी तो मैंने सीधी कुर्तियाँ नहीं बनाई, मैंने कट्स के ऊपर काम किया हुआ है। मेरे जितने भी वेडिंग्स गाउन्स वगैरह हैं वो डिफरेंट कट्स के ऊपर हैं, तो जब मेन से स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी डिफरेंट चीज़ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये जिसको आप कट्स कहते हैं, तो कट से क्या मुराद लेते हैं? कट से मुराद ये होता है लंबे में, हाँ, मतलब डिफरेंट कट्स होते हैं उसके अंदर, लाइक ओवरकोट डाल देते हैं, छोटी शर्ट गरारे के ऊपर ओवरकोट डाल दिया, ये डिफरेंट, मतलब लाइक सीधी कुर्ती होती है ना, एक उसके कट्स होते हैं, डिफरेंट कट्स में काम करते हैं। अच्छा, आजकल इस तरह से भी मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड्स जो हैं वो कॉमन मैंने देखे हैं कि गरारे चल रहे हैं और वो रेशमी कपड़ा नहीं है, वो यही कॉटन, और वो उसको शेप उस तरह से दी हुई है। होता यही है कि कुछ 10-20 साल के बाद फैशन रिपीट होता रहता है, उसमें थोड़ी सी जिद्दत आ जाती है क्योंकि नए लोग आते हैं फ्रेश माइंड के साथ, उनको चेंज कर देते हैं। ये गरारे शरारे तो ये आपको पता है हमारी दादी नानियों के दौर के हैं, उस वक्त वो खुले खुले होते थे, अब उनको डिज़ाइनर ने फिटिंग में कर दिया है, तो डिफरेंट उसके अंदर वैरायटीज़ आ गई हैं। अब कॉटन्स में भी पहने जा रहे हैं, क्योंकि पहले अगर आप देखें हमारी दादी नानियाँ जो पहनती थी, बेसिकली मैं फ्रॉम कराची से हूँ, तो कराची में ये बुजुर्गों का ट्रेंड होता था कि वो गरारे पहनती थी कॉटन के, तो फिर ये एक फैशन में फॉर्मल के अंदर आ गया था, रेशमी में पहनने लगे थे, अब दोबारा से वो आ गया कि लॉन और कॉटन में भी लोग गरारे बना रहे हैं। लाहौर और कराची के फैशन में फ़र्क लगा है कुछ, मतलब आपको ज़्यादा, या एक ही तरह का है? शुरू बहुत पहले की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं स्टडी कर रहा था फैशन में, तो जब मैं लाहौर आता था तो मुझे वो चीज़ जो मैंने कराची में ऑलरेडी निकाल चुके होते थे हम लाइन, मिसाल के तौर पे पटियाला शलवार इन हुई है, तो वो लाहौर में 3 महीने बाद आती थी, तो मैं बड़ा शौक तो होता था कि फैशन स्कूल सबसे बड़ा लाहौर के अंदर है और लाहौर से फैशन निकलता है, ये हमने हमेशा से सुना था, लेकिन कराची में पहले आता है वो फैशन और फिर बाद में लाहौर में आता है। अभी भी है, अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, चीजें बहुत जल्दी से चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि अब जो है ना लाहौर बेसिकली बिजनेस हब बन चुका है बनिस्बत कराची के कुछ हालात और इन सारी चीज़ों की वजह से, तो अब लाहौर हब बन चुका है। लाहौर एक बड़ी मार्केट है एक्चुअली, पंजाब चूँकि सिंध से बड़ा है और लाहौर में फैसलाबाद, मुल्तान, मतलब कहाँ से लोग लाहौर आके शॉपिंग करते हैं,
मैं जब पंजाब मूव हुआ था तो मैंने फर्स्ट आउटलेट अपनी इस्लामाबाद में खोली थी, जो कि नहीं चली। मुझे विद इन 2 मंथ मुझे वो बंद करके मूव करना पड़ा लाहौर में, क्योंकि इस्लामाबाद के लोग शॉपिंग करने लाहौर आते हैं। जब मैंने ये चीज़ देखी वहाँ रह के कि ये लोग तो शॉपिंग करने लाहौर जाते हैं और फैसलाबाद जो कपड़ा बनाता है सब कुछ करता है, वहाँ के लोग शॉपिंग करने लाहौर आते हैं। मुल्तान, गुजरांवाला, सब जगह से लोग स्पेशली शॉपिंग करने के लिए गाड़ियाँ में बैठ के लाहौर आ जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम लाहौर में आउटलेट खोलें और लाहौर से स्टार्ट करें, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला लाहौर। जी हरमीत। अच्छा, बाजी ने बात की, और थोड़ा सा रास्ता भी पड़ जाता है ना, इस वजह से थोड़ा सा लेट आना पड़ता है। लेकिन बाजी फैशन की बात तो हो रही है, साथ साथ में आपने जिस तरह बात की कोविड के हवाले से, तो कोविड से काफ़ी सारी चीज़ें मुतासिर भी, अब कुछ चीज़ें दोबारा बहाली की तरफ भी आ रही हैं। तो फैशन इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? आप कितना कुछ फ़र्क पड़ा है पहले से? अब थोड़ी बहुत शादी भी हो रही है भाई, उसके साथ साथ दीगर जो तकरीबात है थोड़ी बहुत शुरू भी हो चुकी हैं, तो कितना फ़र्क अब लग रहा है भाई कि मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, आपको आवाज़ नहीं आई होगी। वो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है बिजनेस के ऊपर। जी, तो आपको भी लग रहा है कोई हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? आप ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है या अभी भी लोग एहतियात में ही हैं? हर इंडस्ट्री के लोगों को ये लगता है कि उनकी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, ऐसे हम डिज़ाइनर्स को भी यही लगता है। क्योंकि जब कोविड आता है तो वेडिंग्स बंद हो जाती हैं, शादी हॉल बंद हो जाते हैं, शादियां रुक जाती हैं, तो हमारा काम रुक जाता है। एक भी ऑर्डर नहीं आता, यानी जो ऑर्डर्स हुए हुए होते हैं ऑलरेडी ब्राइड्स के, वो कैंसिल हो जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि मेरे पास एक ऑर्डर जो कि इंग्लैंड से आया हुआ है, और वो ऑर्डर 1 साल से मेरे पास है। वो 1 साल से उस लड़की की शादी रुकी हुई है। वो पिछले साल मेरे पास ऑर्डर आया था, उसका ब्राइडल बन चुका है, वो अभी तक नहीं गया है, क्योंकि उसकी वेडिंग आधे चेंज होती जा रही है। तो कोविड की वजह से काफ़ी जाहिर सी बात है, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ये आपने ये चीज़ नोट की है कि हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो वेस्टर्न कट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, इसकी क्या रीज़न है? मैंने तो इस बारे में काफ़ी बात की है। अगर आप मेरे टिकटॉक्स और मेरी सोशल मीडिया चेक करेंगी तो मैंने इस बारे में काफ़ी बात की। जैसे कि अभी रिसेंटली अवार्ड शोज़ भी हुए थे। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे डिज़ाइनर्स ही क्या, हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग इतना वेस्ट से क्यों इंस्पायर्ड हैं? हमें हर चीज़ में अपने मुस्लिम कंट्री से इंस्पायर्ड होना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं यार, जैसे कि आप रिसेंटली हमारे पास ड्रामे चल रहे हैं टर्किश के, तो आप टर्की से क्यों नहीं इंस्पायर होते? वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के कल्चर्स को क्यों नहीं उठाते? उसके अलावा पाकिस्तान के अपने कल्चर इतने खूबसूरत हैं, सिंधी कल्चर है, बलोची कल्चर है, पंजाब का कल्चर है, वो इतने खूबसूरत हैं। अगर आप डिज़ाइनर्स उन्हीं चीज़ों को उठा के अगर रीसेंट कट्स के ऊपर ले आएँ, मैक्सिस जैसे इन हैं, उनके ऊपर अगर आप कोई सिंधी काम ले आएँ, उनके ऊपर कुछ पंजाबी चीज़ें कर लें, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा हमें उस पर काम करना चाहिए और हिट होना चाहिए। हमें वेस्ट से इंस्पायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि रीसेंट अवार्ड शोज़ में हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई लंदन में कोई LA लक्स अवार्ड हो रहा है। ब्राइडल वेयर में भी वेस्टर्न कट्स यूज होते हैं? जी हाँ, ब्राइडल में भी वेस्टर्न होते हैं। ब्राइडल में ज़्यादा वेस्टर्न नहीं होता, जाहिर सी बात है ब्राइड शोल्डर लेस तो नहीं पहनेगी। उसमें ये होता है कि स्लीवलेस कर लेते हैं, चोली थोड़ी छोटी कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है क्लाइंट कितना उसको किस तरह की चीज़ डिमांड। वैसे रिसेंटली जो अवार्ड्स हुए हैं उसमें जो ड्रेसेस जो यूज हुए थे, उस पर सोशल मीडिया पर भी हमने देखा बहुत से तबसरे और तनकीद की गई, और वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे। एक चीज़ होती है कि वो फैशन किया हुआ अच्छा लग रहा हो, तो वो ऐसे फैशन डिजाइनर्स के माइंड में क्या होता है, वो अपने क्लाइंट को गाइड नहीं करते। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कुछ बता रहा है, तो आप उसको बताते नहीं कि भाई ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं फैशन डिजाइनर्स सही से गाइड करते? मैंने स्पेशली इस पे यही बात की है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है तो इस बेचारे पे तो मलबा क्यों डाल रही हो फैशन डिजाइनरों पे? उनका शौक इतना था कि भाई हमने ऐसे ही सच सवर के जाना है। नहीं, एक्चुअली वो मॉडर्न ज्यादा दिखाने के चक्कर में वही वाली बात है, हम वेस्ट से इतने इंस्पायर्ड हैं कि ज्यादा मॉडर्न हो गए थे, बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं, शोल्डर लेस कर देते हैं, चीज़ों को बैकलेस कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक डिसेंसी के अंदर रहते हुए अगर आप अच्छी फिटिंग में कपड़े बनाएं तो उसके लिए आपको इतना नंगा वो बड़े ओरिजिनल लगने के चक्कर में ना। जी हाँ, मुझे वो ऑस्कर वाइल्ड की एक लाइन याद आ रही है, बड़ी मशहूर है कि नथिंग इन द वर्ल्ड इज न्यू, ओनली एरर ओरिजिनल। तो एरर ओरिजिनल होता है, गलती जो है वो ओरिजिनल होती है। तो ये गलती की, और हकीकत में मुझे देख के लग रहा था, मैंने कुछ ही तस्वीरें देखी हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल बैठा। एग्जैक्टली। तो अपनी भी भूल गया। ये जो अवार्ड शोज वगैरह होते हैं ये इंटरनेशनली देखे जाते हैं। हम नॉर्मली हमारे इवेंट्स जो होते हैं वो इतने नहीं होते, लेकिन जो अवार्ड शोज आते हैं लोग बड़ा देखते हैं उनको बाहर मुल्कों में। तो मैं कहता हूँ वो वक्त होता है जब आपको अपने मुल्क के कल्चर को प्रमोट करें,
वो टाइम होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है एक्चुअली, वो राइट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपने कल्चर को प्रमोट करें, बाकी लोग देखें कि यार कितना खूबसूरत पाकिस्तान में ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। ऐसा आप ज़्यादा ब्राइडल वेयर का काम करते हैं, तो अब आजकल ब्राइडल में क्यों इंडियन कलर कॉम्बिनेशन क्यों इन हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है? हम देखें तो हमारे जो अपने कलर्स हैं वो उस तरह से उभर कर सामने नहीं आ रहे। देखिए, मैंने जब अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो उस पिछले पूरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में जो मैंने डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ अपने हाउस कंप्लीट की थी, तो मैंने यही चीज़ एग्जैक्टली जो आप बोल रही हैं कि हम इतना इंडिया से क्यों कलर्स और ये सब चीज़ें उठाते हैं, तो मैंने अपनी सबसे पहली कलेक्शन जो निकाली थी वो वाइट ब्राइड कलेक्शन निकाली थी, जो कि मैं पिछले किसी चैनल में पूरा उस पर प्रोग्राम कर चुका हूँ। वो वाइट ब्राइड कलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था कि बेसिकली मुस्लिम कल्चर के अंदर निकाह का ड्रेस वाइट होना चाहिए। मैं बेसिकली एक पर्शियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ दुल्हन का ड्रेस वाइट मैक्सी होती है जैसे अरबिक होती है। तो हाँ, उस चीज़ को लेते हुए और पाकिस्तान में चूँकि स्टडी की सब कंप्लीट किया, तो पाकिस्तान के ये कामों की नफासत, कोरा दबका, मोती सितारे को उठा के मैंने दोनों चीज़ों का एक फ्यूजन निकाला था, जिसको मैंने वाइट ब्राइड कलेक्शन नाम दिया था। उसमें मैंने निकाह के ड्रेसेस निकाले थे कि अब चूँकि कोविड की वजह से बड़ी बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो रही हैं, लोग निकाह सेपरेट करते हैं और बारात का सेपरेट प्रोग्राम करते हैं। तो अब जैसे कि मेरी अपनी शादी में मेरे ससुराल वालों को इशू था कि क्योंकि वो एक सिंधी फैमिली से थे, हम लोग पर्शियन थे, हमारे यहाँ वाइट ब्राइड होती है, तो उनको इशू था कि जी वाइट जोड़ा दुल्हन नहीं पहनेगी, सुहाग, ये वो सारी बातें हो रही थी। तो मैंने कहा प्लीज़ ये इंडियन कल्चर आप लोग छोड़ दें, मुस्लिम में वाइट ड्रेस ही होता है, निकाह का वाइट ड्रेस होता है। तो बेसिकली लेकिन हम देखें तो आजकल हमारी जितनी भी ब्राइडल्स हैं, स्पेशली अगर हम वलीमे के ड्रेसेस की बात करें, तो वाइट और ऑफ वाइट बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है ना। मुझे भी मजबूरन फिर वलीमे में वो वाइट पहनाना पड़ा, मुझे निकाह पर भी रेड दुपट्टे के साथ बहुत खूबसूरती के साथ वो वाइट ड्रेसेस आप अगर वाइट को देखें, आप मेरी वाइट ब्राइड कलेक्शन देखें मेरे इंस्टा पर। मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ ठीक है, एक नाज़रीन अभी हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। हम वापस तो आएंगे ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सेज, आपने हमें शो में ज्वाइन। इंशाल्लाह आपको फिर किसी टाइम बुलाएंगे और मजीद डिटेल में बात करेंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद कुर्बा बहुत करीब है और ईद कुर्बा पर हर सूबे में अपनी हर तरह से तैयारी रस्म रिवाज होते हैं। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर कशीदाकारी का जो काम है वो बहुत ज्यादा अरूज पर पहुंच जाता है। और ये डेरा बुगटी से है। हाँ। यानी डेरा बुगटी जिसके बारे में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, इतना दूर दराज का इलाका होगा, लेकिन वहाँ पे इतनी खूबसूरत वेस्ट कोट बन रही है। हाँ। तो चल के रिपोर्ट देखते हैं, पहले रिपोर्ट देखते हैं। ईद के करीब आते ही डेरा बुगटी में कशीदाकारी का काम अरूज पर पहुंच जाता है। कशीदाकारी से बनी अशिया में ज्यादातर नौजवानों की पसंद बलोची वास्कट होती है। बलोची वास्कट न सिर्फ डेरा बुगटी बल्कि मुल्क भर में पसंद की जाती है। असल में हम जो लेते हैं शौक है ये हम लोग का, ईद हो, बकरा ईद हो, छोटा ईद हो, और इसके अलावा जो शादियाँ होती हैं हमारे इधर डेरा बुगटी में, तो हम ये बलोची वास्कट पहनते। इसके अलावा ख़ास तौर पर जब हमारे नौजवान लड़के जो स्टूडेंट लाइफ के हैं वो टूर पे जाते हैं तो ये चीज़ें पहन के अपनी बलोची सकाफत बाहर जाती है। और बहुत माशाल्लाह अच्छा है और खूबसूरत लगता है, और इनका जो है वो हाथों से जो है इनकी सिलाई करते हैं और बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। खूबसूरत रंगों धागों से बने ये मुनफरद डिजाइन बलोच खातीन अपने हाथों से बनाती हैं और कारीगर सख्त मेहनत और मुशक्कत से बलोची वास्कट को तैयार करते हैं। ये बलूची डिजाइन है, कशीदाकारी है, लोग इसको शौक से पहनते हैं शादियों में और ईद के त्यौहार में, बलूची त्यौहार में पहनते हैं। पूरे मुल्क से डिमांड आते हैं इसको। यहाँ की तैयार करदा वास्कट अपनी खूबसूरती की वजह से न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी खास तौर पर पसंद की जाती है। मोहम्मद आरिफ, पब्लिक न्यूज, डेरा बुगटी। तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, बड़े खूबसूरत वेस्ट कोट हैं ये। मेरे ख्याल में पहले यहाँ पर हम A+ के नाज़रीन का शुक्रिया अदा कर दें, और जो लोग हमें A+ पर देख रहे हैं वो अब हमें पब्लिक न्यूज़ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सेज आगा शो में हमारे साथ मौजूद है। सेज कैसी लगी?